अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नहूम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम सबक नंबर 9 माहौल का हुस्न इंतज़ाम। अज़ीज़ तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 9 माहौल का हुस्न इंतज़ाम। इसके अहम नुकात हैं मौसम, मौसमियात, ठोस कचरे का हुस्न इंतज़ाम और आफात का हुस्न इंतज़ाम। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं मौसम और आबो हवा। आप जानते हैं बच्चों मौसम किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे जुमले सुनते हैं, आज बहुत सर्दी है, आज बेहद गर्मी है, आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, आज बारिश नहीं हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक है वो मौसम से है। मौसम के अज्जा क्या क्या हैं? तो हवा का दबाव, सूरज की रोशनी, बादल, पानी के अंदर, हवा के अंदर पानी की मौजूदगी, बारिश, रवियत और दर्जे हरारत। ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे मौसम को तैयार करते हैं। मौसम इन तमाम अज्जा पर डिपेंड होता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर मौसम को बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजा के तवील मुद्दत तक जारी हालत को आबो हवा कहते हैं। यानी कोई चीज़ कंटिन्यूसली किसी इलाके में चल रहा हो तो उसको हम फिजा के लिए हम आबो हवा कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब मौसम में तब्दीली कैसे होती है? तो आबो हवा जो है वो मुसलसल नहीं बदलती। एक बार जैसी आबो हवा है वो कई दिनों तक, कई महीनों तक सेम रहती है। वो किसी इलाके में तवील मुद्दत तक यकसा होती है, यानी सेम रहेगी। इससे ये जहन में आता है कि मौसम का जो ताल्लुक है वो मखसूस मुकाम और मखसूस वक्त से होता है, जबकि आबो हवा का जो ताल्लुक होता है वो वसी इलाके और तवील मुद्दत तक होता है, यानी बहुत बड़े इलाके में बहुत दिन तक होता है। मौसम में कम मुद्दत के लिए तब्दीलियां होती हैं, जबकि मौसम में तब्दीली के लिए तवील अरसा दरकार होता है। अब इसको समझ लें ऐसे कि मौसम में जो है वो कम मुद्दत के लिए तब्दीली होती है। ये जो तब्दीली होती है मौसम में वो थोड़े वक्फे के लिए होती है, लेकिन इस थोड़े वक्फे में तब्दीली होने के लिए मौसम को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आबो हवा का अहम मुकाम है, जिसका ताल्लुक हमारी ग़िज़ा, लिबास, हमारे घर, हमारी बुनियादी ज़रूरतें, हमारे पेशे सब पर होता है। भारत जैसे ज़रई मुल्क के लिए आबो हवा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हवाई जहाज़ के लिए जैसे रनवे, जहाँ पे है जहाज़ दौड़ के फिर उड़ता है, बंदरगाह, बड़े पुल और बहुत ऊंची इमारतों की तामीर वगैरह के मंसूबों में आबो हवा के मुख्तलिफ अज्जा जैसे हवा की सिमत, रफ्तार, दर्जे हरारत, ये तमाम चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। अब आप सोचेंगे इन तमाम चीज़ों का इनसे क्या लेना देना? तो अगर हवा के मुखालिफ अगर आप दौड़ कर देखिए, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं तो हवा के मुखालिफ में जब आप जोर लगा कर मारते हैं तो कॉक आपकी तरफ वापस आ जाता है। तो इसीलिए हवा का रुख चेक करना पड़ता है रनवे पर, बंदरगाह बनाते वक्त, और मौसम का चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी इंजीनियर्स होते हैं जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो मौसम का जायज़ा पहले लेते हैं। हाँ, यानी हवा की सिमत क्या है, हवा की रफ्तार क्या है, आज दर्जे हरारत कैसा है, हवा का दबाव कैसा है, हवा में रतूबत कितनी है, ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं बच्चों। किसी मुकाम की आबो हवा का तयन करते वक्त पहले किए गए आबो हवा के मुताले के मुख्तलिफ अज्जा का मुताला करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इनका मुशाहिदा करके उनका इंदराज किया जाता है, यानी लिखा जाता है। और फिर कई ममालिक ने मौसमियाती अदारे कायम किए हैं जिसे रसदगाह कहते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है। अभी हम अगर निकल जाए मौसम का जायजा लेने के लिए कि आज हवा में रतूबत कितनी है, हवा का रुख किस तरफ है, हवा की स्पीड कितनी है, तो हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पता लगा सकते, क्योंकि उसके लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे ममालिक ने मौसमियाती अदारे बनाए हैं जहाँ से मौसम का हमें पता चलता है, जिसे हम रसदगाह कहते हैं। ये जितने भी रसदगाह होते हैं ये न्यू टेक्नोलॉजी से बनाए गए मशीनों से आरास्ता होते हैं। मौजूदा आबो हवा की हालत का माजी की आबो हवा की हालत का ताल्लुक का तजज़िया करने से मुस्तकबिल में आबो हवा में होने वाली तब्दीली का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब अभी आज कैसी हवा है, गुजरे हुए दिन में कैसी थी, इन दोनों का तजज़िया करके हम आने वाले कल का अंदाज़ा लगाते हैं।
آپ نے دیکھا ہوگا بچوں اکثر نیوز چینل والے جب آپ برسات کے موسم میں ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں بھاری ورشا ہونے کی سمبھاونا ہے. وہ کیا بولتے ہیں؟ یقینی نہیں بولتے ہیں. وہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ امید نہیں ہے، امید ہے. سمبھاونا مطلب امید ہے، یقینی نہیں ہوتی ہے. تو یعنی کہ گزرے ہوئے کل اور آج ان دونوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آنے والے کل کے موسم کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یقینی نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اندازہ لگانا بے حد پیچیدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کو بتا دیا گیا کہ کل سب آفس اسکول بند ہے، کل بہت تیز بارش ہونے والی ہے اور ہوتی نہیں ہے. تو یہ صرف اندازہ ہوتا ہے بچوں. تو کسی علاقے کی آب و ہوا سست رفتار اور محدود انداز میں بدلتی ہے، تھوڑی بدلتی ہے، آہستہ سے بدلتی ہے. تو وہاں کی تبدیلی کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جن مقامات پہ آب و ہوا بہت تیزی سے بدلتے ہیں وہاں پہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جانداروں کی دنیا میں موسم کی کیا اہمیت ہے. ہمارے لیے تو اہمیت ہے، ہم کو سردی بھی چاہیے، برسات بھی چاہیے، گرمی بھی چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں پر ہم زرعی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ زراعت نہیں ہو پائے گی. کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کو پانی بے حد چاہیے، اس کے لیے برسات چاہیے. کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کے لیے گرمی زیادہ چاہیے، کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کے لیے سردی چاہیے. تو ہمارے لیے تینوں موسم کی بہت اہمیت ہے. جانداروں کے لیے کیا اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں. تو روزانہ طویل مدتی موسم اور آب و ہوا کا انسان کی طرز زندگی پر راست یا بالراستہ یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. زمین کے قشرے پر پانی کے ذخائر، نباتات اور حیوانات مل کر زمین پر قدرتی ماحول تیار کرتے ہیں، اور یہ ماحول جانداروں کے ارتقاء کا سبب ثابت ہوتا ہے. یعنی کہ جانداروں کو کے خاتمے کا یا ان کے اندر تبدیلی کا، کس طریقے سے تبدیلی ہوتی ہے، ارتقاء مطلب چینجز، تبدیلی کا سبب ہوتا ہے. کسی علاقے کے لوگوں کو غذا، لباس، مکان، پیشے اور طرز زندگی کے انتخاب میں اس علاقے کی آب و ہوا مددگار ثابت ہوتی ہے. جیسی آب و ہوا ہوگی ویسی ان کی غذا ہوگی، ویسے ہی ان کا لباس ہوگا، ویسے ہی ان کا مکان ہوگا. جیسے کشمیر یا راجستھان، کشمیر ٹھنڈا علاقہ ہے اس لیے وہاں کے لوگ زیادہ کپڑے پہنتے ہیں، بڑے کپڑے پہنتے ہیں. راجستھان گرم علاقہ ہے اس لیے وہاں کے لوگ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، پتلے کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی حساب سے ان کی غذا ہوتی ہے. سمندر کے پانی کا کھارا پن، سمندروں کی لہروں کا پیدا ہونا اور آبی دوران تمام کا موسم اور آب و ہوا کے مختلف اجزاء سے تعلق رکھتے ہیں. آب و ہوا کے مختلف اجزاء زمین کے قشر میں موجود چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل انجام دیتے ہیں. آب و ہوا کی وجہ سے پتھر کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹتے پھوٹتے ہیں. یا آپ نے جغرافیہ میں پڑھا ہوگا. مٹی کی تیاری اور اضافے میں آب و ہوا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آب و ہوا سرد گرم کی وجہ سے مٹی ٹوٹتی ہے، پتھر ٹوٹتے ہیں، ریزہ ریزہ ہوتے ہیں اور مٹی تیار ہوتی ہے. مٹی میں موجود جراثیم نامیاتی مرکبات کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو آپ نے پیچھے سبق نمبر 8 میں دیکھا. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ نائٹریٹس اور نائٹریٹ بناتے ہیں. یہ عمل آب و ہوا کے مختلف اجزاء پر منحصر ہوتا ہے. اسی طرح کئی افعال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فضا اور موسمیات کا مطالعہ انسانی زندگی کے لیے نقطہ نظر سے بہت اہمیت حامل ہے. اب موسمیات، جس کو ہم میٹیریولوجی کہتے ہیں، ہوا کی مختلف اجزاء، قدرتی دور، زمین کی جغرافیائی حرکت اور آب و ہوا، ان تمام کے آپس کے تعلق کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے کی سائنس کو ہم موسمیات کہتے ہیں. یعنی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے ہوا، وہاں کا پانی، وہاں کا جغرافیائی حالت، وہاں کا توازن وغیرہ، ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنا موسمیات کہلاتا ہے. اس میں آب و ہوا کے تعلق سے آندھی، بادل، بارش، بادل کا گرجنا، بجلی کی کڑکڑاہٹ، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے بچوں. اس بنا پر مستقبل کے موسم کے تعلق سے اندازے لگائے جاتے ہیں. اس کا فائدہ عوام کو، کسان کو، مچھلی مارنے والے ماہی گیروں کو، ہوا بازی کرنے والوں کو، یعنی ہوا میں جو اڑتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا جہاز پہ جا کے وہاں سے اوپر چھلانگ لگا دیتے ہیں وہ لوگ، آبی نقل و حمل والے، ان تمام کو فائدہ ہوتا ہے. اب بھارتی محکمہ موسمیات یعنی بھارت کے جو ادارے ہیں جو موسم کے تعلق سے انفارمیشن دیتے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات کو 1875 میں انگریزوں نے شملہ میں بنایا تھا. اس کا صدر دفتر پونا میں ہے. ممبئی، کلکتہ، چنئی، ناگپور، دہلی میں ان کے مقامی دفاتر ہیں، یعنی علاقائی دفتر ہیں. روزانہ کے موسم کی حالت ظاہر کرنے والے نقشے بنائے جاتے ہیں. یعنی روزانہ موسم میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے اس کے نقشے بنتے ہیں. یہ نقشے 24 گھنٹے میں 2 بار تیار کرنا پڑتا ہے.
मौसम के अंदाजे के लिए दरकार आलात, रडार की मदद से मौसम का अंदाजा, जलजला पैमा के जरिए मौसम का अंदाजा, बारिश के ताल्लुक से अंदाजे, मसनूई सैयारे की मदद से अंदाजा, हवा की आलूदगी वगैरह पर मुसलसल तहकीक जारी रहती है। ये अदारे मुसलसल चेक करते रहते हैं, रडार पर देखते रहते हैं, जलजला पैमा चेक करते रहते हैं, मौसम का अंदाजा लगाने वाले मौसम मसनूई सैयारों का पर को देखते रहते हैं, वगैरह वगैरह। भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से महकमा हवाबाजी, जो हवा के बारे में पता लगाते हैं, ज़राअत, बंद, समंदर में तेल की दरियाफ्त और पैदा करने वाले अदारे शामिल होते हैं। गर्द के बादल, रेत के बादल, मूसलाधार बारिश, गर्मी और सर्दी की लहर, सुनामी वगैरह आफात की पेशगी यानी पहले से इतला मुख्तलिफ अदारों के साथ ही तशहीरी वास्तों से यानी इश्तिहार के जरिए आवाम तक मालूमात पहुंचाई जाती है। इसीलिए बेहद आला तकनीक से लैस किए गए सैयारे भारत ने खला में छोड़े हैं ताकि हमको वक्तन फ़ौक्तन सारी इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाए, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों के लिए भारत में कई मुकामात पर रसदगाहें बेहतरीन म्यार पे काम कर रही हैं। अब इसके बाद में मॉनसून की हालत और मौसम का अंदाजा, ठीक है। अब भारत में मॉनसून के ताल्लुक से यानी बारिश के ताल्लुक से अंदाजा लगाने की रिवायत 100 साल पुरानी है। 1877 में कहत आया था। उसके बाद IMD के सरबराह HF बिलियनफोर्ड ने 1884 में हिमालय में होने वाली बर्फबारी के एक जुज़ तस्वुर करके सबसे पहले ये अंदाजा लगाया था। मतलब इससे पहले अंदाजा लगाने का काम नहीं होता था। 1930 की दहाई में IMD के इस वक्त के डायरेक्टर, IMD क्या है बच्चों? इंडियन, अभी हमने पीछे देखा था, इंडियन मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय महकमा मौसमियात। याद रखें IMD यानी भारतीय महकमा मौसमियात। अब भारतीय महकमा मौसमियात के जो डायरेक्टर थे सर गिलबर्ट वॉकर ने दुनिया भर के मुख्तलिफ मौसमियात के अज्जा और यहाँ के मानसून का ताल्लुक वाज़ेह करके उनके मुशाहिदे और पहले के इंदिराज की बुनियाद पर आने वाला मानसून से मुताल्लिक पेशनगोई की, यानी पहले से बताया। इसी को कहते हैं पहले से अंदाजा लगाना। 1990 की दहाई में डॉक्टर वसंत राव ग्वारिकर की रहनुमाई में दुनिया भर के आबो हवा के ताल्लुक से 16 इकाइयों पर मुबनी मानसून का खाका बनाया गया। मतलब आने वाला वक्त कैसा होगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश होगी तो कैसी होगी, इसका 16 इकाइयों पर खाका बनाया। अब उसके बाद 1990 से लेकर 2002 तक यही खाके इस्तेमाल किए जा रहे थे। मतलब उसी बुनियाद पर खाके बनाते थे और उसी की बुनियाद पर यह अंदाजा लगाया जाता है बारिश कैसी होगी और कितनी होगी। अब जो खाके बनाए जाते थे तो किस किस टाइप के होते थे? एक तो होता था अददी खाका, जिसको हम डायनामिक या रियाजियाती मॉडल कहते हैं, जिसमें लिखे जाते थे, ठीक है। यानी आबो हवा में होने वाली तब्दीली, इसमें जारी तबई अमल का हिसाब लगाकर रियाजियाती मॉडल यानी अददी खाकों के जरिए अंदाजे कायम किए जाते थे। मौसम के मौजूदा मुशाहिदे का इस्तेमाल करके कंप्यूटर की मदद से रियाजी अमल करके यानी हिसाब करके जमा ज़रब तकसीम नफ़ी करके रियाजियाती अमाल के नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात रोज़मर्रा तबई तब्दीली पर मुनहसिर सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए की जाती थी। ये आदमी नहीं करता था, ये इंसान नहीं करता था, ये कंप्यूटर करेगा। और कंप्यूटर क्या करेगा? रियाजियाती, यानी कि आज इतनी बारिश थी, इतने सेंटीमीटर की बारिश थी, आज हवा इतनी रफ्तार से चल रही थी, आज मौसम में इतना मतलब इतने हवा इतने दबाव में थी, वगैरह वगैरह। इनका हिसाब करके वो क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसको हम कहते हैं रियाजियाती मॉडल। दूसरा है मौजू खाके। कई खाके में इस्तेमाल होने वाले जिन अज्जा का मानसून पर ज़्यादा असर है उन अज्जा को यकजा करके अंदाज़ा लगाया जाता है। आजकल IMD की जानिब से दिया जाने वाला अंदाज़ा इसी तरह कई खाकों को यकजा करके हासिल किया जाता है। मतलब कई किस्म के खाकों को इकट्ठा किया जाता है और फिर अंदाज़ा लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं मौजू खाके। उसके बाद में आदादी खाके। आजकल के दौर में मुख्तलिफ ममालिक में समंदर का दर्जा रहा है, समंदर में क्या टेम्परेचर है, फिजा का दबाव कैसा है, इस साल मानसून कैसा था, और उसके अलावा बाकिया तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। इससे हम कहते हैं आज़ादी खाका। आजकल IITM की जानिब से नए खाके तैयार किए जा रहे हैं। ये खाके ज़्यादा फायदेमंद बनाने के लिए कुछ नए खाके ना, अभी तक हम जो इस्तेमाल कर रहे थे वो पुराने थे, अब हम नए खाकों की तरफ बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देते हुए नए खाके तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रडार, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इस सवाल सबक के दूसरे तरफ, यानी ठोस कचरे का हुस्न इंतजाम, वक्त की ज़रूरत। अब बच्चों हम देखते हैं ये जो फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, फोटो यहाँ पे जो बना हुआ है ना, हरा कलर का, ये इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। जो कचरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वापस से फेंकें और उसका वापस से इस्तेमाल करें। जैसे
कैन, प्लास्टिक की बोतल, कागज़ और कांच की बोतल वगैरह, इन तमाम चीज़ों को हम ठोस कचरे में इस्तेमाल करते हैं। ये ठोस कचरे हमारे इतराफ़ में हम फेंक देते हैं। जैसे कि आप शक्ल अलिफ में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, लेकिन बाद में उसी इलाके को साफ करके देखा जा रहा है। तो आप बच्चे बता सकते हैं कि कौन सी तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर वाली या नीचे वाली? तो आप डेफिनेटली कहोगे सर बेशक्ल जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है, नीचे वाली। तो बच्चों यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर नीचे वाली तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत है तो हम उसको गंदा क्यों करें? इसको गंदा किसने किया? तो हमारा काम है कि हम ऐसे कचरे जो हम खुद पैदा कर रहे हैं इनको हम साफ रखने के लिए इनको ऐसे मुकामात पर फेंकें या ऐसे मुकामात पर रखें जहां उनकी जगह हो। ठीक है, तो ये है ठोस कचरे, यानी आपने जो बिस्किट खाया है, आपने जो वेफर खाया है, ठीक है, उन तमाम कचरे आपने यहाँ फेंक दिया है। ठीक है, ये है ठोस कचरे। अब इनका इंतजाम कैसे करें? ठीक है, जैसे ठोस कचरे में क्या क्या है, जैसे कि मकान का कचरा, बचा हुआ खाना है, बेकार कागज़ है, प्लास्टिक का कागज़ है, प्लास्टिक की थैली है वगैरह, ये घरेलू कचरा है। फिर सनती कचरा यानी कीमियाई मादे, कीचड़, रंग, मिट्टी, राख, ये फैक्ट्री से निकलते हैं। खतरनाक कचरा यानी कि कारखानों से निकलने वाले कीमियाई मादे, तापकार मादे, धमाका खेज मादे यानी कि जो बम वगैरह बनाते हैं, ऐसी फैक्ट्री से निकलने वाले, रॉकेट वगैरह जो बच्चे लोग दिवाली के पटाखे वगैरह बनाते हैं। अमराज फैलाने वाले मादे, खेत से निकलने वाला कचरा, पत्ते, फूल, टहनियाँ, फसलों की बाकियात, उछला कुछ दवाएं, खाद बागा वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी बिगड़े हुए टीवी सेट, मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स, इनके पार्ट्स वगैरह। ठीक है, ये हयाती तिब्बी कचरा यानी दवाखाने से निकलने वाला कचरा, ब्लड बैंक का थैली, तजुर्बा गाँव से निकली हुई पट्टियाँ, ड्रेसिंग के कपास, दस्ताने यानी जो ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम चीज़ें हैं ना, खून जिस पे खून लगे होते हैं, सलाइन की बोतलें, दवाएं, पुरानी दवाओं की शीशियाँ, ये तमाम चीज़ें हयाती तिब्बी कचरे में आती हैं। अब शहरी कचरे के अंदर घरेलू सनतों और कारोबार के जरिए पैदा होने वाले बेकार अशिया, दुकानें, भाजी मार्केट, गोश्त के मार्केट में कैरी बैग, कांच, धातु के टुकड़े और सलाखें, धागे, रबर, कागज, डिब्बे, तामीराती वगैरह वगैरह, ये सब शहरी कस्बाती कचरे हैं। अब तापकार कचरा यानी कि एटमी, जहाँ पे हम एटम बम बनाते हैं, या एटम बरकी मरकज है जहाँ पे हम बिजली पैदा करते हैं, यूरेनियम के काने जहाँ पे हम यूरेनियम निकालते हैं, एटम जहाँ पे हम तहकीक करते हैं बमों वगैरह पर, एटम्स पर, एटमी असला जहाँ पे हम मिसाइल वगैरह बनाते हैं, इन तमाम जगहों से निकलने वाली तापकार शुआएं, मसलन स्ट्रोंशियम 90, सीरियम 144, बेरियम 140, ये तमाम चीज़ें तापकार कचरे में आती हैं। अब मादनी कचरा यानी कान से निकला हुआ शीशा, आर्सेनिक, कैडमियम, कान यानी मतलब जहाँ से हम ज़मीन के अंदर खोद कर, जहाँ से हम कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, वहाँ से निकली हुई ये तमाम चीज़ें, ये सब किसी न किसी तरीके से ठोस कचरे में आती हैं। और इनसे बचना, इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, इनको सही तरीके से ठिकाने लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, अब इसमें दो तरह के कचरे आते हैं। एक तो आता है तनज़्ज़ुल पज़ीर कचरा और एक आता है गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर कचरा। तनज़्ज़ुल पज़ीर कचरा मतलब जिसको हम सड़ा सकते हैं, जो सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कुछ सालों में, कुछ दिनों में, कुछ वक्फे में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर होते हैं, जो सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है ना, कांच, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें, हयाती तनज़्ज़ुल पज़ीर कचरा और गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर कचरा, तो इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, आप इनको चेक कर सकते हैं नेट पर कि जो कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को ख़त्म होने के लिए कितने साल का, कितने वक्फे का दरकार है, और जो नहीं ख़त्म होती हैं वो कितने साल तक हमारे माहौल में पड़ी रहती हैं। ठीक है बच्चों, अब कचरे के मुज़िर असरात क्या है? अगर ये कचरे हमारे माहौल में पड़े रह जाते हैं तो इनसे कौन कौन से नुकसान हमको हैं, अब हम वो देखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे आपके माहौल में बदबू फैलेगी, गैसें फैलेंगी, आपके अतराफ का जो हुस्न है, खूबसूरती खराब हो जाएगी, हवा गंदी होगी, पानी गंदा होगा, मिट्टी गंदी होगी, उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी और जानदारों के तनव्वु पर असर पड़ेगा, यानी आपके अतराफ में जानदार कम होते जाएंगे। आप देखें इसका एक असर क्या है, आपके अतराफ में आजकल आप देख रहे होंगे चिड़िया, परिंदों की तादाद कम हो गई है। एक ज़माना था पहले हमारे अतराफ में चिड़िया, बगले, कौवे, कबूतर बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे अतराफ में इन तमाम चीज़ों की कमी आपको दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने माहौल को गंदा कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है साइंसी और माहौल के मुवाफिक कचरे का हुस्न इंतज़ाम कैसे किया जाए।
तो सबसे पहले कचरे को अलग करना और दर्जा बंदी करना, यानी आपके इतराफ में आप देख रहे होंगे सूखा कचरा और गीला कचरा करने के लिए अलग अलग डब्बे रखे जा रहे हैं। तो सूखे कचरे को सूखे डब्बे में और गीले कचरे को गीले कचरे के डब्बे में डालें। कंपोस्टिंग खाद बनाई जाए, यानी नामियाती खाद का इस्तेमाल किया जाए। गड्ढों को भरने के लिए महफूज मुकामात बनाए जाएं। ठीक है, केचुआ खाद बनाया जाए, कचुए के जरिए खाद तैयार किया जाए। सनती ठोस कचरे का हुस्न इंतजाम, अभी आपने पीछे देखा कि जो सनती ठोस कचरे हैं उन कचरों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, यानी गड्ढों के अंदर दबा दिया जाए ज़मीन के नीचे। फिर पायरोलिसिस यानी ऊंचे दर्जा हरारत पर कचरे को जलाकर तवानाई पैदा की जाती है, मसलन बायोगैस, हयाती गैस वगैरह बनाया जाए। ठीक है, ताकि इनसे माहौल को नुकसान ना हो पाए। हयाती तिब्बी कचरे का हुस्न इंतजाम यानी भट्टी में ऊंचे दर्जा हरारत पर कचरे को जला दिया जाए। इन तमाम तरीके से हम कचरों को ख़त्म कर सकते हैं, माहौल को बचा सकते हैं। ठीक है, अब ठोस कचरे के हुस्न इंतजाम के लिए 7 उसूल हैं। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, बच्चों ध्यान दें। ठीक है, कौन कौन से उसूल है? सबसे पहले दोबारा इस्तेमाल, यूज। इस्तेमाल की गई चीज़ें अगर वो खराब नहीं है तो उसको आप दोबारा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें जो दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती, जैसे प्लास्टिक और थर्माकोल, उनका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद में हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा दौर मुमकिन है, खाली उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कागज़, कांच। ठीक है, दोबारा गौर करें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों के इस्तेमाल के ताल्लुक से हमारी आदतें, अफ़आल और इनके असरार पर असर न गौर करना। मतलब आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे माहौल को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, उस पर आप गौर करें। फिर इस्तेमाल कम करना, वसाइल के ज़ाय हो जाने के ख्याल से, मतलब आज हम चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें कल हमारे बच्चों के लिए, हमारे पोतों के लिए बची रहेंगी या नहीं। तो उस हिसाब से जो चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं उनका इस्तेमाल कम करें और उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर, मतलब इस्तेमाल करो और फेंक दो, इसको करें यूज़ एंड थ्रो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तहकीक करें कि बेकार अशिया को दोबारा किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए उसूल और ज़वाबित पैदा करें, यानी अपने अतराफ में कवानीन बनाएं, खुद भी अमल करें और दूसरों को भी उसकी तरगीब करें कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो। ठीक है, ये अहम चीज़ें हैं, 7 टॉपिक जो आपको 2 मार्क्स के एग्जाम में आ सकती है बच्चों। ज़रा सोचिए, ज़हन में चंद अमल दिए हुए हैं, क्या आप खुद ये अमल करते हैं? जैसे 3 R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी ऐसी चीज़ें जो दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, जिनका कचरे का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा वापस से फैक्ट्री भेजकर काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, ऐसी चीज़ों का ही सिर्फ इस्तेमाल आप करते हैं क्या? चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम या ठंडी अशिया के प्लास्टिक को रास्ते या खुली जगह पर ना फेंकते हुए कचरे के डब्बे में डालते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से बचने के बजाय ना बचा जाए और कपड़े की थैली का इस्तेमाल पुरानी साड़ी से बनाकर, बेडशीट से बनाकर, पर्दों से बनाकर क्या आप इस्तेमाल करते हैं? कागज़ की दोनों जानिब लिखना, मुबारकबाद कार्ड के तोहफे बनाना, क्या आप इस्तेमाल करते हैं? टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कम करना, रुमाल का इस्तेमाल ज़्यादा करना, क्या हम ऐसा करते हैं? शीशे वाली बैटरी के बजाय रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक शीशे वाली बैटरी मतलब जो एक बार में खत्म हो जाती है, रिचार्जेबल बैटरी मतलब जिसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? कचरे के हुस्न इंतजाम में खुद, खानदान और समाज को इसके बारे में हम तरगीब देते हैं? यूज़ एंड थ्रो यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो जैसी अशिया का इस्तेमाल हम करते हैं या नहीं? इन तमाम 8 पॉइंट्स पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत है। अगर हम इनमें से कुछ ऐसा करते हैं जो हमें मना किया गया है तो उस पर हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि हम वो ना करें या हम वो करें जिससे माहौल को फ़ायदा हो। कचरे की तहलील के लिए दरकार वक्त, अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों, केले के पत्ते के लिए सड़ने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, कागज़ की थैली को 1 महीना, कपड़े के टुकड़े को 5 महीना, ऊनी कपड़े को 1 साल, लकड़ी को 10 से 15 साल, चमड़े को 40 से 50 साल, जस्त को यानी जिंक को 200 से 250 साल, एल्यूमिनियम को 50 से 100 साल, प्लास्टिक को 10 लाख साल, थर्माकोल लामहदूद वक्त। अब सोचिए, प्लास्टिक के थैले जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जब हम फेंक देते हैं उसको सड़ने के लिए 10 लाख साल चाहिए। तो क्या हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठोस कचरे को जखीरा करने के तरीके, जैसे मैंने आपको बताया है कि घर के अंदर है ना, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल रखने के लिए अलग अलग डब्बे का इस्तेमाल करें और सूखा कचरा और गीला कचरा, इस तरीके से 2 अलग अलग कचरों का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने माहौल को साफ साफ रखें और अपने इतराफ में गंदगी फैलाने से रोक सकें। अब इस सबक का तीसरा और आखिरी हिस्सा
आफात और आफात का हुस्न इंतज़ाम। आफात किसको कहते हैं बच्चों? जैसे सैलाब आ जाना, बारिश आ जाना, तेज़ ज़्यादा बारिश आ जाना, जलजला आ जाना, कहर आ जाना, भंवर पड़ जाना, ये आफात की मुख्तलिफ तस्वीर है बच्चों। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, स्टैम्पेड, एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, बिजली का गिर जाना, यहाँ पे देखिए जलजला आ जाना, फिर सैलाब का आ जाना, ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ आफात हैं। ठीक है, अब आफात अगर आ जाएं, आफात में होने वाले तिब्बी अमदाद क्या क्या हैं? जैसे हवा का रास्ता, मुतासरीन को सांस लेने में तकलीफ होती हो तो सर किसी कदर नीचे कर दें या थोड़ी थोड़ी को ऊपर उठा दें, जैसे फोटो में दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो सांस की नली उसकी खुल जाए, वो सांस ले सके। ठीक है, तनफ्फुस, अगर तनफ्फुस बंद हो गया हो तो मरीज के मुंह से मसनूई तनफ्फुस का अमल करें, यानी इसके मुंह से अपने मुंह को लगाकर सांस दें। अगर दौरान खून, अगर मरीज बेहोश हालत में हो तो उस शख्स को पहले 2 मरतबा मसनूई तनफ्फुस दें, यानी मुंह से मुंह लगाकर सांस दें, बाद में सीने पे दोनों हाथ रखकर दबाव डालें और छोड़ दें। यह अमल तकरीबन 15 बार करें। इसको CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिनेशन कहते हैं। मरीज का दोबारा दौरान खून जारी होने में मदद मिलती है। अगर वो जिंदा है, उसकी सांस नहीं अटक गई है तो इससे फायदा होता है। ठीक है बच्चों, सैलानी खून, अगर मुतासिर जख्मी होकर उसका खून बहना शुरू हो गया है तो इस जख्म पर जरासीम कुछ तय लगाकर अंगूठा या हथेली से 5 मिनट तक दबाएं ताकि इसका खून का दबाव बंद हो जाए। अगर फ्रैक्चर हो गया हो या हड्डियां यहाँ वहाँ हो गई हों तो मुतासिरा शख्स की हड्डियां टूट गई हो तो जिस्म की हड्डी टूटी हुई हरकत ना देना, उसे हिलाएं नहीं, बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए उसे किसी किस्म की पट्टी दस्तियाब हो तो उसे बांध दें ताकि वो बेहरकत करे। ठीक है, पीठ मनकों को नुकसान पहुंचा हो तो मुतासिर शख्स को स्ट्रेचर पर रखें। अगर कोई जल गया हो तो उसकी आग में झुलस गया हो तो उसे कम से कम 10 मिनट जले हुए हिस्से को झुलसे हुए मुकाम पर मुसलसल ठंडे पानी से डालें और फिर उसे मुनासिब इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाएं। मोच, लचक, चमक आ जाए, अंदरूनी चोट जैसे मौकों पर राइस के तरीके से, राइस मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेट, देख लीजिए RICE। मुतासिरा शख्स को आरामदेह हालत में बिठाएं। आइस यानी बर्फ लगाएं। कंप्रेशन, बर्फ की पोटली कुछ देर तक उसके हिस्से पर आहिस्ते से मालिश करें और एलिवेट यानी चोट लगे हुए हिस्से को ऊंचा रखें। ये तमाम बात ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद मुतासिरा शख्स को किस तरह मुंतकिल करें, यानी पीठ पर लाद कर लेकर जा सकते हैं, झूला बनाकर लेकर जाएं, अगर वो नहीं उठ सकता है, आप अकेले हैं तो खींच कर उठा कर लेकर जाएं, बेहोश है तो उसे उठा 2 लोग मिलकर उठा सकते हैं, बैसाखी के तरीके से यानी उसको अपने कंधे पर बांधकर कंधे का सहारा देकर लेकर जाएं, दोनों हाथों पर बिठा कर लेकर जा सकते हैं, एक हाथ 2 हाथ आगे और 2 हाथ पीछे सपोर्ट देकर लेकर जा सकते हैं। स्ट्रेचर बना लें, स्ट्रेचर पर मरीज को लिटा दें और अपने साथियों के सहारे से उसे लेकर जाएं। अगर आपका स्ट्रेचर नहीं है, आदमी बैठ सकता है तो उसे 4 हाथों पर इन दोनों हाथ मिलाकर इस तरीके का एक फंदा बना लें और उसको वहां पर बिठा कर लेकर जाएं। अगर फायर ब्रिगेड है तो फायर ब्रिगेड का उठा कर ले जाने का तरीका इस तरीके से, फायर मतलब कंधे पर मरीज को बिठा लें, लिटा लें और फिर उठाकर लेके जाएं, ये फायर ब्रिगेड का तरीका है। तो अजीज तलबा, ये है हमारे पास मुतासिरा को मुंतकिल करने के तरीके। अब हम देखते हैं आफात के दौरान दीगर वसाइल क्या क्या हैं। तो देखिए, अगर आफात आ जाए, सैलाब के दौरान पानी से लोगों को महफूज बाहर निकालने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फौरी मदद के लिए लकड़ी के तख्ते बनाए जा सकते हैं, बांस की कश्ती बना सकते हैं। देखिए बांस की कश्ती है, पानी, हवा का ट्यूब, इसमें हवा भर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम अज्जा के जरिए फौरी तौर पर, हम किसी का इंतजार नहीं करें, जैसे आ जाए तो हम इन तमाम चीज़ों के जरिए डूबते हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इस सबक के बारे में मजीद मालूमात हम सबक नंबर 13 में मालूमात हासिल करेंगे। इसके बारे में और डिटेल में हम सबक नंबर 13 में पढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बच्चों, इस चैनल को अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर।